भारत नरेंद्र मोदी के तकब्बुर की बहुत सजा भुगत रहा है। पाकिस्तान ने 3 दिनों में भारत की चूल्हे हिलाकर रख दी। इंडियन एयरफोर्स पूरी दुनिया में बेइज्जत होकर रह गई। उसके 3 बड़े अस्करी दोस्त थे, फ्रांस, इसराइल और रूस। फ्रांस ने भारत को राफेल तैयारे दिए। पाकिस्तान ने राफेल गिराकर भारत के साथ साथ फ्रांस के मुंह पर भी कालिक मल दी। रूस ने S-400 दिया। पाकिस्तान ने दुनिया का मजबूत तरीन एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करके रूस को भी बेइज्जत कर दिया। और इसराइल ने मोदी को ड्रोन्स दिए। इसराइली माहिरीन भी इस जंग में शामिल थे। पाकिस्तान ने ड्रोन्स का कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रेक कर दिया, जिसके बाद ये अंधी चिड़ियों की तरह पाकिस्तान की फ़िज़ा में डोलने लगे और आम शहरी इन्हें अपनी राइफलों से शिकार करते रहे। लिहाजा इसराइल भी बेइज्जत हो गया। इसके बरक्स पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज गया। वो ब्रदर इस्लामी मुल्क जो हमें बकारी समझते थे, वो बाहें खोलकर हमारी तरफ चल पड़े। अमेरिका हमें अहमियत नहीं दे रहा था। डोनाल्ड ट्रंप 10 मई के बाद अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान और कश्मीर का हवाला देने लगा। फ्रांस सोच रहा है, काश हमने राफेल पाकिस्तान को दिए होते। और चीन हमें इस वक्त अपना बड़ा मोहसिन करार दे रहा है। पाकिस्तान ने चीन को वार इंडस्ट्री का चैंपियन बना दिया और दुनिया ने पहली मरतबा चीन के हथियारों को सीरियस लेना शुरू किया। पाकिस्तान की वजह से J-10 और JF-17 के शेयर्स में भी इजाफा हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में 1998 के एटमी धमाकों के बाद पहली मरतबा इतना इत्तेहाद नज़र आया और पूरी कौम फौज के पीछे खड़ी हो गई। PTI की वजह से फौज का इमेज बहुत ख़राब हो गया था। 9 मई 2023 के वाक़यात ने फौज का खौफ तक ख़त्म कर दिया, लेकिन 10 मई ने न सिर्फ फौज का इमेज बहाल कर दिया, बल्कि कौम को यह तक समझा दिया, हम अगर आज अपने घरों में बैठे हैं और हमारी मस्जिदों में अजानें और नमाजें हो रही हैं, तो इसकी वाहिद वजह अल्लाह की ज़ात और पाक फौज है। जनरल आसिम मुनीर भी 10 मई से हीरो बनकर उभरे। पाकिस्तान में आज 2 दर्जन लोगों को छोड़कर 24 करोड़ लोग जनरल आसिम मुनीर के हाथ चूमना चाहते हैं। लोग इन्हें फील्ड मार्शल भी बनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ PTI और इमरान खान का बयानिया भी बढ़ गया। कुदरत ने इमरान खान को 22 अप्रैल के बाद कौम के साथ खड़ा होने का आखिरी मौका दिया था। इमरान खान अगर पहलगाम के वाक़े को बुनियाद बनाकर फौज और जनरल आसिम मुनीर का साथ देने का ऐलान कर दे, पार्टी ब्रीफिंग में शामिल हो जाती और फौज की गैर मशरूत हमायत कर देती, तो आज इमरान खान की रिहाई का अमल शुरू हो चुका होता और फौज के दिल में उनकी कदर भी बढ़ चुकी होती। लेकिन इमरान खान धोखे में मारे गए। उनका ख्याल था फौज भारत का मुकाबला नहीं कर सकेगी और ये अवाम को एक बार फिर फौज के खिलाफ सड़कों पर ले आएंगे। इल्म ज्योतिष के मुताबिक भी अप्रैल का आखिरी और मई का पहला हफ्ता पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक था। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे पुराने कुलीग और मेहरबान हैं। ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। ये अप्रैल के शुरू में मेरे पास तशरीफ लाए, बहुत मुतफक्र थे। इनका कहना था पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अप्रैल का आखिरी और मई का पहला हफ्ता पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है। हम अगर इसकी नहुसत से बच गए तो भी ये सिलसिला 2027 तक चलता रहेगा। ये 2.5 साल पाकिस्तान की तारीख का मुश्किल तरीन दौर होगा। पूरी कौम दुआ और इत्तेहाद से ही इसका मुकाबला कर सकती है। उनका कहना था अल्लाह से दुआ करो। ये जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लंबी ज़िंदगी दे। इनमें से किसी का हादसा मुल्क के अंदर खौफनाक बहरान पैदा कर देगा और भारत उसका भरपूर फ़ायदा उठाएगा। उनका कहना था भारतीय ज्योतिष इस पर यकीन रखते हैं, ये पाकिस्तान के ख़राब होते सितारों से वाकिफ़ हैं, चुनाचे ये 2.5 साल पाकिस्तान को सांस नहीं लेने देगा। ये ब्रेक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा हमला करता चला जाएगा। मैंने इनके इंकशाफात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या पेश आया और हालात ख़राब होते चले गए, तो मैं वाकई डर गया और प्रोफेसर साहब से दोबारा रब्ता किया। उनका कहना था 20 मई के बाद एक बार फिर हालात में टर्न आएगा और 27 मई का दिन मुल्क के लिए ख़तरनाक होगा और इसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा। प्रोफेसर गनी जावेद के इंकशाफात अपनी जगह, लेकिन 10 मई को कौम को बहुत बड़ी खुशखबरी नसीब हुई, मगर भारत हार के बावजूद बाज नहीं आया और ये मुस्तकबिल में भी बाज नहीं आएगा। BJP ने 13 मई को हिंदुस्तान में तिरंगा यात्रा शुरू कर दी। ये इंडिया की तारीख की पहली ऐसी यात्रा है जो पूरे मुल्क में हो रही है और इसका मकसद भारत की फतह का जश्न है। ये 23 मई को ख़त्म होगी। मेरा खदशा है नरेंद्र मोदी 23 मई को खौफनाक तकरीर करेगा और पाकिस्तान से सीज़ फायर तोड़ने का ऐलान कर देगा। ये तिरंगा यात्रा के ज़रिए उस तकरीर के लिए फ़िज़ा हमवार कर रहा है। पूरी कौम को इकट्ठा करेगा, करोड़ों लोगों को सड़कों पर लाएगा और 23 या 24 मई को स्क्रीनें लगाकर तकरीर करेगा और फिर ऐलान जंग कर देगा। मेरे इस मौक़िफ़ के लिए बतौर सबूत ये दलील काफ़ी होगी। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के ज़रिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के दरमियान राब्ते के लिए 24 मई तक वक्त मांगा है। क्यों? अगर ये मुज़ाकरात के लिए मुखलिस हैं
तो फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के दरमियान राब्ते के लिए 24 मई का इंतज़ार क्यों? ये राब्ता आज क्यों नहीं हो सकता? दूसरा, सीज़ फायर के बाद तिरंगा यात्रा की क्या ज़रूरत थी? और वो भी 10 दिन तवील। ये याद रखें, नरेंद्र मोदी तिरंगा यात्रा की आड़ में फौजी और सफारती तैयारियां कर रहा है। ये अवाम को भी मोबिलाइज कर रहा है। चुनाचे जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, ये दोबारा हमला करेगा और उसी महीने में करेगा, और इस मरतबा उसका निशाना हमारी एयरफोर्स और मिसाइल सिस्टम होगा। पाकिस्तान ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चीन ने J-35A के नाम से जनरेशन 5 तैयारे बना लिए हैं। ये स्टेल्थ तैयारे हैं जिन्हें रडार नहीं पकड़ सकता। चीन पाकिस्तान को ये तैयारे दे रहा है। हमारे पायलट इस वक्त चीन में ये तैयारे उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये अच्छी खबर है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये इंडिया नहीं जानता? भारत जानता है, चुनाचे उसकी कोशिश होगी ये J-35A से पहले पाकिस्तान से बदला ले ले। लेकिन भाइयों, ज़्यादा खुशियाँ न मनाओ, अल्लाह से दुआ करो, इत्तेहाद कायम करो और तैयारियां जारी रखो। जख्मी सांप मरने से पहले भरपूर हमला करता है और नरेंद्र मोदी इसकी तैयारी कर रहा है। ये अगर इस शिकस्त को खामोशी से बर्दाश्त कर जाएगा तो भारत से बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी तीनों खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस ने 10 मई के बाद अंगड़ाई लेना शुरू कर दी है। राहुल गांधी सड़कों पर निकल रहा है। बीजेपी का इक़्तिदार रियासतों में भी सिमट रहा है। मीडिया ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी 10 वर्षों में ज़्यादातर न्यूज़ चैनल और सहाफ़ी अपनी जेब में डाल चुका है, लेकिन सोशल मीडिया ने नई शख्सियात को जन्म दे दिया और उनकी आवाज़ गोदी मीडिया के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। चुनाचे रवेश कुमार और प्रवीण सुबाई जैसे लोग अब सवाल उठा रहे हैं और हुकूमत के पास इनका कोई जवाब नहीं। अमेरिका भी भारत को दांत दिखा रहा है। एप्पल कंपनी ने चीन में अपना बिजनेस समेट कर भारत में सरमायाकारी शुरू की थी। टाटा कंपनी के साथ मिलकर एप्पल ने 2017 में आईफोन की फैक्ट्रियां लगाईं। 2024 में भारत में $22 बिलियन के आईफोन बने और अमेरिका और दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने 15 मई को एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक को कतर में बुलाकर भारत में फैक्ट्रियां बंद करने का हुक्म दे दिया। ये मोदी सरकार के लिए मुआशी धचका है। लिहाजा नरेंद्र मोदी कमरे में फंसी बिल्ली बन चुका है और इसके पास पाकिस्तान पर हमले या दोनों मुल्कों में टेंशन बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ये अपने आप बीजेपी और आरएसएस बचाने के लिए पाकिस्तान की तरफ पलटेगा। ये हम पर हमला करेगा। हमें अपनी कामयाबी पर ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। मैं प्रैक्टिकल किस्म का दुनियादार इंसान हूँ। मेरा दिमाग ग़ज़वा हिंद जैसी इस्तिलाहात को कबूल नहीं करता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे यकीन होता जा रहा है तीसरी आलमी जंग दुनिया के सर पर मंडला रही है। ये जंग ईरान से स्टार्ट होगी या हिंदुस्तान से, बस ये फैसला बाकी है। ये अगर ईरान से स्टार्ट हो गई तो ये पहले आलम इस्लाम को निकलेगी और इसके बाद यूरोप और अमेरिका को अपने नरगे में ले लेगी। चीन और रूस भी इसका रिस्क बन जाएंगे और ये अगर भारत से शुरू हुई तो चीन, तुर्की और रूस को इसमें कूदते देर नहीं लगेगी और इसके बाद इसराइल, यूरोप और अमेरिका खुद को इससे दूर नहीं रख सकेंगे और फिर वो वक्त आ जाएगा जब पूरी दुनिया मलबे और राख का ढेर हो जाएगी। मुझे वक्त के साथ साथ ग़ज़वा हिंद हकीकत का रूप धारता हुआ महसूस हो रहा है। भारत ने अगर नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस को कंट्रोल ना किया, अगर जंग के जुनून को काबू ना किया, तो मोदी इस खित्ते और बाद अज़ां पूरी दुनिया को तंदूर में झोंकते देर नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये उस कबीले के साथ ताल्लुक़ रखता है जो दिल से समझता है कि अगर मोदी नहीं तो इंडिया नहीं, और ये वो सोच है जिसके होते हुए ये खित्ता अमन से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। चुनाचे ग़ज़वा हिंद की तैयारी कर लें, ये अब ज़्यादा दूर नहीं रहा।